साइकिल चलाते चलाते रघु ने बार आकाश की तरफ देखा। उसने देखा कि राख के रंग का आकाश बादलों से घिरा हुआ था। चारों तरफ की हवा जैसे थम सी गई हो। उसे समझ आ गया कि तूफान आने वाला है। लेकिन कुसुमपुर अभी भी बहुत दूर था। रघु ने पैडल पर जोर से दबाव डाला, लेकिन वह ज्यादा दूर तक जा न सका। अचानक जोर का तूफान आ गया, साथ ही लगातार तेज बिजली कड़कने लगी और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सामने का रास्ता बारिश की परत में छिप गया। रघु ने कोई और चारा न देखकर एक घने पेड़ के नीचे शरण ली, लेकिन फिर भी वह बारिश की मार से बच ना सका। हे भगवान, इस तूफान को रोक दो, मेरी सुरक्षा करो। शायद भगवान ने उसकी दुआ सुन ली। थोड़ी ही देर में तूफान और बारिश थम गई, लेकिन सड़क की जो हालत थी उसमें अब साइकिल चलाकर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। मजबूरन रघु साइकिल को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ दूर जाकर उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है या रास्ता कुसुमपुर का नहीं है। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। तभी उसके कानों में आवाज आई, क्या आप रास्ता भटक गए? रघु चौंक कर इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि धुंधले अंधेरे में एक साया सा आदमी खड़ा है। नहीं जा पाएंगे, कुसुमपुर जाने वाला रास्ता बंद है, रास्ते में पेड़ गिर गया है। रघु मुसीबत में पड़ गया। वह पागलों की तरह सामने अंधेरे में डूबे रास्ते की तरफ देखने लगा। दुकान है, चलिए फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। रघु ने आकाश की तरफ देखा, फिर हल्के से सिर हिलाकर हाँ कर दी। आइए मेरे साथ आइए। रघु ने अपने उलझे हुए दिल के साथ उसका पीछा किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जिस पल से वह आदमी उसके पास आया था, तभी से रघु को भीगी हवा में किसी जलती हुई चीज की गंध आ रही थी। क्या हुआ? जल्दी कीजिए। हाँ, आ रहा हूं। साइकिल लेकर वह तेजी से आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने एक गांव का पेड़ देखा। पास ही एक झोपड़ी जैसी घर था। वहां किसी हरिकेन लैंटर्न जैसी चीज जल रही थी। रतन ने फिर आवाज दी, आइए बाबू, यही मेरी चाय की दुकान है। रघु ने साइकिल गांव के पेड़ से टिका दी और झोपड़ी के दहलीज पर खड़ा हो गया। उसने देखा कि एक तरफ चूल्हा है और उसके आसपास चाय बनाने का सामान रखा है। रघु हैरान हो गया, यह सोचकर कि इतनी सुनसान जगह पर इस चाय की दुकान पर आखिर चाय पीने कौन आता होगा। रतन एक मोड़ा ले आया। बैठिए बाबूजी, मैं चाय लाता हूँ। रघु अपनी गोद में रखे थैले को जोर से पकड़कर बैठ गया। बाहर फिर से तूफान शुरू हो रहा था। बिजली चमक रही थी और गरज के साथ कड़क रही थी। यह लीजिए चाय, आप बहुत भीग गए हैं, पीजिए, अच्छा लगेगा। इतनी जल्दी चाय बना कर ले आया। यह हैरानी की बात थी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। रघु चाय की चुस्की लेते हुए पूछ बैठा, यहाँ चाय पीने कौन आता है इतनी सुनसान जगह पर? पीजिए बाबूजी, आज रात आप नहीं जा पाएंगे, यही रुकना पड़ेगा। रघु ने देखा कि बारिश अब और तेज हो गई है। तूफान की रफ्तार भी बढ़ गई है, लेकिन एक चीज ने उसे हैरान कर दिया। इतनी तेज आंधी के बावजूद हैरिकेन लैंटर्न की लौ जरा भी नहीं हिल रही थी। ना जाने क्यों रघु को लगने लगा कि उसके आसपास जो कुछ भी है
वो सब हकीकत नहीं है, जैसे कोई जाल हो जो चुपके से उसे अपने अंदर लपेट रहा हो, बैग में रखे पैसों का। ख्याल उसके दिल की धड़कन तेज कर गया। जब बारिश थमी तब तक रात काफी बीत चुकी थी। कहाँ गई? झूमर बाबू को पान नहीं दिया। आइए बाबू, यहाँ लेट जाइए, डरने की कोई बात नहीं, मैं और झूमर तो है ही। रघु ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसके सीने में एक अजीब सी टीस उठने लगी, जैसे उसके अंदर कोई आहिस्ता आहिस्ता कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही नुपुर की झंकार उसके कानों में पड़ी, वह चौंक कर देखने लगा। झूमर आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में कोई अजीब सा इशारा था जो उसने रतन की तरफ किया। रतन ने भी हल्का सा सिर हिलाकर कुछ इशारा किया। यह सब रघु की नजरों से नहीं छुपा। लीजिए बाबू, पान, पान मेरा मतलब है खाइए। झूमर के हाथ का पान आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। रघु कांपते हाथों से पान लेने ही वाला था कि एक तेज सड़ी हुई बू उसकी नाक में भर गई। कुछ वैसी ही बू जैसी कच्चे खून की होती है। अचानक तेज हवा के झोंके से झूमर के सिर की ओढ़नी सरक गई और जो दृश्य रघु ने देखा उसका खून जैसे जम गया। झूमर के गले पर खून की एक लकीर थी, वहां से एक पतली धार बह रही थी। झूमर ने तुरंत ओढ़नी ठीक की और पलक झपकते ही गायब हो गई। रघु ने मशीनी अंदाज में पान मुंह में डाल लिया। रतन ने लैटर्न की लौ बंद की और कमरे के अंदर चला गया। रघु अजीब घबराहट के साथ लेट गया। रात गहरी और खामोश थी, सिर्फ झिंगरों की आवाज आ रही थी। किसी झाड़ी से एक भूखा गीदड़ चीख उठा। पंख फड़फड़ाते हुए एक काला उल्लू आकर गाब के पेड़ पर बैठ गया और डरावनी आवाज में बोल उठा। रघु का सीना बार बार कांप रहा था। हे भगवान, बस ये रात गुजर जाए। थकान के कारण वह थोड़ी देर में सो गया। संगीत अचानक एक खौफनाक चीख चारों तरफ गूंज उठी। रघु चौंक कर बिस्तर पर बैठ गया। उसने पागलों की तरह इधर उधर देखा। तभी उसके कानों में एक चरचराती सी आवाज पड़ी। उसने इधर देखा। सिर्फ एक हाथ की दूरी पर एक आदमी गले में रस्सी डाले छोड़ रहा था। क्या हुआ बाबूजी? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? संगीत रघु ने देखा कि झोपड़ी के सामने जो आंगन जैसी जगह थी, वहां एक लगभग टूटा हुआ झुका हुआ बांस का मचान था, जिस पर रतन बैठा हुआ था। उसने एक बार फिर धीरे से गर्दन घुमाकर उस ओर देखा, जहां कुछ देर पहले कोई गले में रस्सी डाले छोड़ रहा था। लेकिन यह क्या, अब वहां कुछ भी नहीं था। क्या ढूंढ रहे हैं बाबूजी? वहां कुछ नहीं है, ये सब बुरा सपना था। तुम इतनी रात को बाहर क्यों हो? बहुत गर्मी है, इसलिए बाहर हवा लेने आया हूं। आप भी आइए ना। रघु समझ गया कि उसका शरीर पसीने से पूरी तरह तरबतर हो चुका था। वह पसीने से पूरी तरह भीग चुका था, इसलिए वो बिस्तर छोड़कर मचान की ओर बढ़ गया। दिल के अंदर दबी हुई एक अजीब सी बेचैनी लिए वो रतन के पास जाकर बैठ गया। तभी कहीं पास से एक निशाचर पक्षी तेज आवाज में चीख उठा। उस एक चीख ने पल भर में फैली हुई खामोशी को चकनाचूर कर दिया। इतनी गर्मी है, अब नींद तो आएगी ही नहीं। ऊपर से आपने सपने में क्या क्या देख लिया है। इससे अच्छा है कि मैं आपको एक कहानी सुना दूं। 3 साल पहले की बात है। उसी तरह उसकी भी चाय और नाश्ते की एक दुकान थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इसलिए उसने किसी दूसरे गांव की एक लड़की से शादी कर ली। एक लड़की से जिस लड़की को एक बार देख लो तो नजर वहीं ठहर जाए। लोग चुपके चुपके कानों में फुसफुसाने लगे, ये तो जैसे गोबर में खिला हुआ कमल का फूल है, और जहां फूल होता है वहां चाहने वाले भी होते हैं। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। उसकी पत्नी ने भी दुकान में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसकी चाय की दुकान पर शंकर रोज चाय पीने आने लगा। वह एक कप चाय पीता, लेकिन 1.5-2 घंटे तक वहीं बैठा रहता। उसकी नज़र उसकी पत्नी पर रहती। यह बात उस आदमी को समझ आने लगी थी, लेकिन नई नवेली दुल्हन के बारे में ऐसा कुछ सोचना उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। इतनी सुंदर पत्नी के बारे में कोई आदमी ऐसा सोच भी कैसे सकता है? वो आदमी भी यह सोच ना सका। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन दोपहर के बाद वह बाजार जाने के लिए निकला। मैं चलता हूँ, आखिरी बस से लौटूंगा, शाम को दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, खैरियत से जाना।
बाजार में खरीदारी करते करते उसे अंदाजा हो गया कि तूफान आने वाला है, इसलिए उसने जल्दी जल्दी सामान समेटा और पहली ही बस पकड़ ली। जब बस ने उसे मोड़ पर उतारा तो आसमान काला हो चुका था। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा और तेजी से घर की ओर बढ़ गया। लगता है बारिश होने वाली है, बीवी अकेली है, अकेली डर जाएगी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, घर के अंदर से दबी दबी हंसी की आवाज आने लगी। वह एक पल के लिए ठिठक गया। दरवाजे की ओर जाने के बजाय वो खिड़की की ओर बढ़ा। खिड़की से अंदर झांका और घर की मध्यम रोशनी में जो उसने देखा, उससे उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। बिस्तर पर शंकर लेटा हुआ था और उसकी पत्नी उसके सीने पर आधी लेटी हुई धीरे धीरे हंस रही थी। उसके हाथ से बैग छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। पत्नी के लिए लाई हुई चूड़ियां भी जमीन पर गिरकर टूट गईं। कौन? शंकर दौड़ता हुआ बाहर आया। उस आदमी को सामने देखते ही वे सन रह गया। तो कह रहे थे कि आखिरी बस से आएंगे। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उस आदमी ने एक तेज धार वाली चीज से अपनी पत्नी की गर्दन पर वार कर दिया। फव्वारे की तरह खून बहने लगा। पत्नी ने गर्दन पकड़ ली, जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर कुछ देर तड़पा और फिर शांत हो गया। शंकर पत्थर की तरह खड़ा रह गया। फिर वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उस आदमी ने धारदार चीज फेंक दी। शंकर को बालों से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए ले गया। शंकर पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता रहा। शंकर की गर्दन में फांसी की तरह डाल दी और दोनों सिरों को जोर से खींचने लगा। शंकर के मुंह से गुटी गुटी आवाज निकलने लगी। उसकी आंखें बाहर उबल आईं। तड़पते तड़पते उसका शरीर शांत हो गया। वो आदमी पागलों की तरह अपनी पत्नी के खून से सने शरीर को देखता रहा। फिर वह चीख उठा, बेबी, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? कुछ देर बाद वह उठा, घर के अंदर गया और जलती हुई लालटेन अपनी पत्नी के शरीर पर फेंक दी। उसने दांत बींच लिए। आंखों से आंसू बह निकले। कड़कती आवाज के साथ बिजली गिरी। तेज आंधी ने आग को पूरे झोंपड़े में फैला दिया। दधकती आग में वह आदमी भी जलने लगा, एक भयानक मौत की चीख के साथ। रघु जैसे किसी गहरे साए में डूब गया हो। जाइए बाबूजी, तैयार हो जाइए, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और हमें भी निकलना होगा। रघु ने कुछ नहीं कहा। हाँ, तो फिर मैं चलता हूं। कोई जवाब नहीं आया। एक पल वो रुका, सोचा, फिर गाप के पेड़ से टिकाई हुई अपनी साइकिल उठाई और निकल गया। लौटते समय मिल लूंगा। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे याद आया कि पैसों का बैग वहीं छूट गया है। वो तुरंत वापस लौटा। लेकिन ये क्या, वो झोपड़ी वहां थी ही नहीं। सिर्फ एक जली हुई झोपड़ी का ढांचा पड़ा था। तो क्या रतन ने कल रात जो कहानी सुनाई थी, क्या तुम वही ढूंढ रहे हो? रघु पलटा। उसकी नजर पैसों के बैग पर पड़ी। तुम कौन हो? मैं। तेज हवा के झोंके से ओढ़नी सरक गई, वही सड़ी हुई। तीखी बदबू फिर उसकी नाक में भर गई। रघु की आंखों के सामने एक औरत का खून से लथपथ डरावना चेहरा उभर आया। रघु होश खो बैठा और साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ा। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।